चलो तो प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन पढ़ना है। जो मामले वहां पढ़े हो वैसे ही यहाँ पर भी है, कुछ नया नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे बस। क्या क्या चेंज है देखो। मान लो अच्छा इसमें दो चीजें बनती है, मैं दोनों करा देता हूँ। इसके अंदर एक सबकेस आएगा अप द इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन से ऊपर फेंक रहे होंगे, और दूसरा लिखेंगे हम लोग डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर मान लो ऐसा मेरा एक रैंप है, ऐसा ये वाला एंगल है अल्फा। कितना एंगल है? मैंने एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया और ये टोटल एंगल दिया मैंने थीटा। थीटा इज द प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां से है प्रोजेक्शन? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बात बताओ, ये पार्टिकल जब गिरेगा तो क्या ऐसे कहीं जाके गिरेगा? इस लाइन पे जाके गिरेगा। अच्छा, इमेजिन करो ये मेरा x था, ये मेरा y था। इनिशियल ऐसे ही होता है। मैंने थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया, ऐसे टेढ़ा किया कि ये मेरा x बन जाए तो y ये वाली लाइन हो जाएगी। अगर मैं x इसको मान लूं क्योंकि यहाँ जाके गिर रहा है तो आसान होता है सॉल्व करना कि मैं इसको प्रोजेक्शन का एंगल मान लूं। ऐसा नहीं इसको मान के नहीं कर सकते, इसको मान के भी कर सकते हो, लेकिन मेरा आसानी होगी मैंने अगर इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया। सोचो ये पूरा अल्फा है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा? थीटा माइनस अल्फा। और कोई भी प्रोजेक्टाइल सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते थे? कोई भी प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना हो कि हम दो एक कॉलम बनाते थे, टेबल पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाना अच्छा होगा कि यहाँ ऐसे लिखना अच्छा होगा, अलोंग इंक्लाइन, मतलब ये जो रैंप के अलोंग और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। भाई इसके दो कंपोनेंट यहाँ लेना अच्छा रहेगा ना, सही है ना? मतलब एक कंपोनेंट में इधर लेने वाला हूँ और एक कंपोनेंट में इधर लेने वाला हूँ। जरा मुझे बताओ u का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा माइनस। कंफ्यूज मत होना, कहीं पर थीटा प्लस अल्फा भी दिया होता है, कहीं पर थीटा भी लिखा होता है, वो प्रोजेक्शन के एंगल के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैंने जो किया है, क्या मेरा जो थीटा लिया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है? सोचो यही थीटा में अगर इंक्लाइन के साथ लिया होता तो u cos थीटा बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ भी एंगल होता है, कल कोई मत बोलना कि सर बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है। मैंने किस कॉन्सेप्ट में लिखा है, क्या मेरा क्या तरीका है, वो यहाँ तुम ध्यान से देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से लिखा। u क्या लिखा जाएगा? थीटा माइनस। तो अगर मैं अलोंग इंक्लाइन बात करूं तो u की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा माइनस। परपेंडिकुलर पे क्या है? ठीक है। अच्छा, इस पूरे पार्ट में बच्चों ग्रेविटी किधर काम कर रहा होगा? ध्यान से समझना। क्या ये डायरेक्शन होगी ग्रेविटी की? यार पार्टिकल किधर जा रहा है? या तो इस लाइन पे या तो परपेंडिकुलर लाइन पे। तो ग्रेविटी तो किसी लाइन पे नहीं है अभी, तो क्या ग्रेविटी का कंपोनेंट लेना पड़ जाएगा? कंपोनेंट कैसे लूंगा मैं? इस लाइन को ऐसे नीचे बना दो, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट ग्रेविटी का इधर आ जाएगा। जरा देखो ये वाला एंगल अल्फा है, तो क्या ये 90 डिग्री है? तो क्या ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा? तो क्या ये वाला एंगल फिर से अल्फा हो जाएगा? समझ में आया कैसे लिखा? या तुम्हारी मर्जी, तुम देखो ये z बना रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, समझ में आया? अल्फा 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा। तो g का ये वाला कंपोनेंट कितना? ये कितना? अरे यार अलोंग द इंक्लाइन क्या है? एक्सेलरेशन। लेकिन तुम्हें एक चीज दिख रही है, जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाता है तो हमने क्या बोला था? u, v, a and s are taken in the same direction. कोई अपोजिट होगा तो उसको माइनस पे ले सकते हैं। तो देखो u cos थीटा माइनस अल्फा ऐसे ऊपर है,
और जी नीचे है, तो क्या इसको माइनस में लेना चाहिए। यहाँ पर ए क्या लिखा जाएगा, जी कॉस अल्फा, लेकिन यहाँ पर भी क्या है माइनस में लेना चाहिए, क्योंकि u sin थीटा माइनस अल्फा ऐसे ऊपर है, g cos अल्फा किधर है नीचे। बोलो हाँ, समझ में आया, कोई दिक्कत। मैं बोलूं इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बनेगा, क्या पूछ रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, x और y में रिलेशन। क्या मतलब होता है, x और y में रिलेशन। एक बात बताऊं, मैं ये बोलूं कि किसी भी टाइम t में मैं इधर चल चुका हूं x और इधर चल दिया y, मैं मान सकता हूं किसी भी टाइम t में मैंने इंक्लाइन में चल दिया x, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कितना चल दिया y। ये पॉसिबल है कि नहीं। मुझे इस x और y की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि रिलेशन स्टेबल करना है मुझे किसके किसके बीच में, ट्रेजेक्टरी। तो मैं यहाँ सबसे पहली चीज जो इसमें पढ़ रहा हूँ, हालांकि ये पूछते नहीं है फिर बता रहा हूँ मैं, ये जब एडवांस में बहुत अच्छे सवाल बनेंगे तब ये चीज यूज करते हैं, कैलकुलेटिव बहुत होता है। लेकिन बीइंग अ फिजिक्स टीचर ये मेरा काम है कि तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाए। नीट वाले भी दिमाग से निकाल देंगे कि मैं जो है नीट के लिए हूँ, पूरी फिजिक्स के लिए बने हो तुम, जितना टफ से टफ पढ़ सकते हो पढ़ो, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना अच्छा कर पाओगे। तो क्या करो, एक्स कैसे निकालोगे, या तो अभी ऑब्लिक था या हॉरिजॉन्टल था, उसमें एक चेंज था, ए की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वाले में 0 हुआ करती थी, हम सीधा लिखते थे स्पीड इनटू टाइम। क्या यहाँ स्पीड इनटू टाइम लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते, वेरी गुड। तो नहीं लिख सकते तो क्या करें, क्या मैं ऐसे लिखूं कि अलोंग इंक्लाइन मैं ये वाला फार्मूला यूज करूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस इंटू t माइनस हाफ g sin अल्फा इंटू t स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन में कहां से लाऊं, दूसरा इक्वेशन में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन चला जाऊं, और फिर से यही फार्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो क्या ये लिखा जाएगा y इज u sin थीटा माइनस अल्फा इंटू t माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू t स्क्वायर। बन गए दो इक्वेशन। तुम्हें इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस तरीके से सॉल्व करके पहले t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए, x और y के बीच में चाहिए ना। तो जरा देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो यहाँ से t की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, खाली मैं बता रहा हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। y क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो अल्फा दिया होगा, थीटा दिया होगा, g पता होगा, तो यहाँ से वैल्यू डाल के मैं t निकाल सकता हूँ एक सिंपल क्वाड्रेटिक बना करके, उसी t को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। यही तो वहां भी किया करते थे। अब वो सिंपल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो गया था, a 0 था ना, तो ये टर्म अगर मैंने 0 कर दिया तो सीधा t की वैल्यू निकल जाया करती थी। यहाँ t में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, अगर तुम्हें फार्मूला भी बनाना है तो इसको तुम क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो फार्मूला मेथड से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहां से t की वैल्यू निकालो, उस t को इसमें सब्स्टिट्यूट करो। समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बट इट वुड बी रियली डिफिकल्ट, तो मैं बोलूंगा नहीं कि उसको करो, यही याद करो। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम एनी इक्वेशन, तो मैं 1 से लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। You will get the equation of trajectory. सही बात है ना। तो क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख लोगे।
मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में इतना इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। मेरा जो मेन इंटरेस्ट है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बताने में है। क्या बताना है मुझे? टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। कैसे निकालते हैं मैं अगले स्लाइड में कराऊंगा, नोट करो पहले। दूसरा पार्ट है, इसमें हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ये फिर से अल्फा, कंडीशन में चेंज नहीं कर रहा हूं, ये पूरा थीटा है, ये ऐसे गया और यहां गया। इस लाइन को फिर से अपन x बोल देते हैं और इसको y। ये क्या है? यही तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, और यहां जाके गिर गया। तो O से A का जो डिस्टेंस है, क्या ये O से A का डिस्टेंस ही कहलाएगा रेंज? ठीक है। और इसका मैक्स हाइट कहाँ होगा भाई? अगर मैं इसको x मान रहा हूँ, इसको y, तो जो ऐसे बना रहा था मैं उसी को तो ऐसे कर दिया ना। जो मैक्स हाइट ये था, अब ये हो गया मैक्स हाइट। तो ये अपना मैक्स हाइट है, और हम सब जानते हैं मैक्स हाइट पर सारा कंपोनेंट इधर ही रहता है, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है। पढ़े हो ना? लेकिन क्या ये कंपोनेंट इनिशियल कंपोनेंट के बराबर ही होगा? नहीं, यहाँ बदलेगा कि a लगा हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है ना इस केस में भी। तो अब कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो। मैंने वही फिर से कंडीशन में, इतनी बात समझ में आ गई ना? वही चीज की है, अलोंग द इंक्लाइन है, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। अलोंग इंक्लाइन u का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? और ये कितना? तो यहाँ पे ये लिखा गया u cos थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ लिखा गया u sin थीटा माइनस, बराबर है ना? और एक्सेलरेशन की बात कर लो तो जी हम लास्ट स्लाइड पे यही किया था, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला एंगल अल्फा ही होगा, ये आगे जी cos अल्फा जी, और माइनस क्यों लगा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? क्योंकि u और a दोनों अपोजिट हो गए, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस चलता है OA जो कि अपना रेंज है, सही बात है। कितने टाइम में भाई? यहाँ t 0 से चला तो यहाँ पहुंचेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका होगा ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ s चल रहा है, h वर्टिकल कितना चला है? h कितने टाइम में? देखो भले ही a की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन है तो अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही ना। जितने टाइम ऊपर गया होगा उतना ही टाइम नीचे आएगा। और जब ये वर्टिकल पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कितना हो गया? क्या ये बात समझ में आई सबको? जो पहले करते थे वही काम यहाँ फिर से करना है जो ऑब्लिक में किया हुआ था। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर वाले में जाना पड़ेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट वहीं से आएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन चला गया तो क्या मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फार्मूला। तो v है 0, u की वैल्यू है u साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस g cos अल्फा इंटू t/2। यही होगा? बोलो सही लिखा मैंने? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ g cos अल्फा t/2 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस अल्फा, बराबर है ना? या मैं t लिख दूं 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा।
याद करो टाइम पीरियड वहां क्या आया था, अब समझ लो दोनों में डिफरेंस समझो। जब ये ऐसा हुआ करता था तो यहाँ टाइम पीरियड क्या आया था? अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा चीजें मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा याद रहे, एक ही फार्मूले में सब कर पाओ। नहीं समझेगा तो याद रखना, दोबारा मत पूछना। समझ गया तो अच्छी बात है, दिमाग लगाओगे तो समझेगा। एक बार बताओ यहाँ पे जी क्या है, ऐसे नीचे लग रहा है, तो जो मेरा सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, क्या जी इस पे परपेंडिकुलर है? जो रेंज वाली लाइन है क्या जी उस पे परपेंडिकुलर है? क्या यू भी उस पर परपेंडिकुलर है? तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो ऐसे याद रख सकता हूं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन a ऑफ परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर कौन सी लाइन पे होगा? रेंज वाली लाइन पे, बेस लाइन पे परपेंडिकुलर। क्या ये भी वही होगा? जरा इस फार्मूले को अगर इसमें देखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट टू u परपेंडिकुलर, रेंज वाली लाइन कौन सी है? OA। OA पर परपेंडिकुलर कौन सा कितना है? वही u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन a परपेंडिकुलर। इसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? क्या कुछ अलग है कि वही है? वही है। बस याद रखने का तरीका समझ में आ गया तुम्हें? क्या याद रखना चाहिए तुम्हें? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सिंपल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2u perpendicular upon a perpendicular. What is u perpendicular and a perpendicular? Perpendicular component of velocities and acceleration on the baseline या on the horizontal line. समझ में आया क्या? छाप लीजिए तो अभी बताता हूँ लेक्चर के बाद। तो रेंज में क्या होगा, रेंज कभी भी निकालना है तो अलोंग द इंक्लाइन जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तो अलोंग द इंक्लाइन। अभी तक देखो, सुनो ध्यान से बेटा, अभी इसके पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे ना, वो बहुत सिंपल तरीके से करते थे कि सीधा लिखते थे, क्योंकि a 0 हुआ करता था तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t लिखते थे। अभी a आ गया है तो मुझे रेंज निकालने के लिए भी ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी टफ है इसकी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये कितना है? ये रेंज r जो OA है, u की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा माइनस अल्फा इनटू टाइम t, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाफ g sin अल्फा इनटू t स्क्वायर। रखो भाई, r इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस अल्फा और t की वैल्यू 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा। अभी तो सॉल्व किया ना ये चीज, ये भी लिखवाया t की वैल्यू पीछे वाली साइड में, माइनस हाफ g sin अल्फा। t स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखो जरा कुछ यहाँ से ये 2 2 या 4 बन जा रहा है, कुछ कॉमन वेरिएबल दिख रहा है जी? क्या कॉमन? देखो जरा, 2 कॉमन है दोनों में, u इनटू u स्क्वायर भी आ जाएगा बाहर, सही है ना? sin थीटा माइनस अल्फा, एक ये g को मार दिया, g cos अल्फा भी कॉमन, sin थीटा माइनस अल्फा भी दोनों में है, अपॉन g cos अल्फा भी दोनों में है। तो यहाँ क्या बचा? देखो 2u स्क्वायर sin बाहर हो गया तो ये बचेगा खाली cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना? ठीक है, और तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, माइनस यहाँ क्या बचा? देखो sin अल्फा इनटू sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन cos अल्फा। सही है क्या? एक बार देख लो क्या कॉमन समझ में आया है? मैंने इस टर्म को कॉमन ले, देखो 2 इसमें से बाहर आ गया, u इनटू u स्क्वायर बाहर आ गया, sin थीटा माइनस अल्फा बाहर आ गया, g cos अल्फा। तो बचा क्या? खाली cos वाला टर्म। यहाँ से 2 बाहर आया, u स्क्वायर बाहर आया, एक sin बाहर आया, तो
तो एक साइन ऊपर बच गया और ये साइन अल्फा बच गया, नीचे जी कॉस अल्फा बाहर आया तो यहाँ एक कॉस बच गया है। अब कुछ नहीं है, खाली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई? 2u² sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। जरा इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा माइनस अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन cos। बन सकता है? प्योर मैथ्स चल रहा है ना, बस यही है। अब ये क्या बना है, इस पूरे को अगर मैं a बोल दूं और अल्फा को b, तो क्या ये बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो r क्या आया 2u² sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी cos इनटू cos एक साथ लिख दो cos स्क्वायर अल्फा, और ये बन गया cos a माइनस b, a प्लस b ना, a प्लस b मतलब थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा। क्या ये कैंसिल हो गया? तो r की क्या वैल्यू आ गई 2u² sin थीटा माइनस अल्फा cos थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। दिस इज रेंज। क्या ये टफ था? खाली कैलकुलेशन वाइज है ना बेटा। अब लोग बोलते हैं ये फार्मूला याद रखो, मैं नहीं बोलता यार कुछ भी याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इंक्लाइन प्लेन में, कभी तुमसे मैं बहुत कम टाइम में निकल पाएंगे। जब भी निकल आएंगे लोग बोलते हैं फार्मूला याद रखो, मैं क्या बोलता हूँ फार्मूला मत याद रखो, ये टेबल कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि अलोंग द इंक्लाइन जा करके मुझे s = ut + ½ at² लगाना है। सोचो अगर थीटा अल्फा इन सब की वैल्यू तुम्हें पता होती तो क्या इस लाइन का इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्या आराम से आ जाता। अल्फा मान लो 30 डिग्री है, थीटा मान लो 60 डिग्री है, तो ये क्या बनता cos 30, और ये क्या बनेगा sin 30। क्या उसकी वैल्यू नहीं पता है? सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो ये इक्वेशन याद रखनी है। हाँ, ये ना याद करके इसमें एक चीज याद रख सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम कैसे लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फॉर मैक्सिमम रेंज। तो अगर मैं रेंज मैक्सिमम वाली बात करूं, क्या चीज चेंज करूं कि रेंज मैक्सिमम हो जाए? जरा ध्यान से बताओ। क्या ये अल्फा में चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं। अब ऐसा सोचो, तुम वो ब्रिज बना ना ये वाला, कि तुम्हें कोई बॉल फेंकना है तो क्या करोगे? पहले बोलोगे ना ना ये गलत बना है, पहले उसको और सीधा करूंगा तब फेंकूंगा, कि वो फिक्स्ड हो गया? अभी रैंप तो फिक्स्ड हो गया। मतलब क्या मैं इस फार्मूले में इस अल्फा को चेंज कर सकता हूं? अब ये अल्फा चेंज नहीं हो सकता। मैं क्या चेंज कर सकता हूँ कि मैं खड़े होके कैसे फेंक रहा हूँ? थीटा तो मेरे हाथ में है, प्रोजेक्शन, तो मैं प्रोजेक्शन चेंज कर सकता हूँ। जरा देखो, अगर मैंने थीटा को चेंज किया तो क्या मेरा ये थीटा माइनस अल्फा भी चेंज होगा, cos थीटा भी चेंज होगा। सही बात है। तो मैं अगर बोलूं कि मैं अल्फा को चेंज नहीं कर पा रहा हूं तो cos थीटा को चेंज करूंगा तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। क्या आएगी वो मैक्सिमम? 0 डिग्री। तो ये cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 1, इसको 1 रखा तो r की वैल्यू 2u² sin थीटा जी cos स्क्वायर। सर अगर थीटा 0 है तो वो sin माइनस अल्फा हो जाएगा ना, 0 माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा। हाँ, तो माइनस साइन मतलब रेंज नेगेटिव आ रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अभी इतना लिखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तो मैं मैक्सिमम रेंज कर रहा हूं। जल्दी इधर देखो, मैं रेंज को मैक्सिमम बनाना चाहता हूं। तो रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए मैंने कहा अल्फा चेंज नहीं कर सकते, तो मुझे क्या चेंज करना होगा? थीटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर मैं थीटा चेंज कर रहा हूं तो इसमें भी चेंज दिखाना पड़ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इसको पहले एक ही टर्म में लाने की कोशिश करता हूं। कैसे? जरा मैं ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? r = u²
जी cos स्क्वायर अल्फा और इसको अंदर ले जाओ तो 2 sin थीटा माइनस अल्फा cos थीटा। ये है 2 sin, इस पूरे को a बोल दो, इसको b, दिस इज 2 sin a cos b। क्या है ये? 2 sin a cos b। अब ये फार्मूला कहाँ होता है? नहीं, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फार्मूला पढ़ा है? अरे sin a प्लस b क्या होगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b क्या होगा? sin a cos b माइनस cos a sin b। तो cos a sin b वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, sin a cos b दो टर्म बन गया, 2 sin a cos b। तो sin a प्लस b पढ़ा है ना, sin a माइनस b पढ़ा है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आता है। याद रख लो, इसको याद रखना बेटर होता। तो अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पे लगा दूं तो u स्क्वायर बाई g cos स्क्वायर अल्फा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin a प्लस b मतलब थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा। हाँ बोलो, पक्का ना? थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है क्या? कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो यहां देखो r की वैल्यू है u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, यहां ये बन गया sin 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, sin माइनस अल्फा। और sin माइनस अल्फा क्या होता है? अब देखो, अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस एक भाई मैंने थीटा माइनस अल्फा को एक एंगल मान लिया, थीटा को दूसरा एंगल मान लिया, पीछे क्या किया वो छोड़ दो, यहीं पे देखो। हाँ, थीटा माइनस अल्फा इज a, थीटा इज b, तो ये बन गया। अब देखो मैं किसको चेंज कर सकता हूँ, अभी हमने पढ़ा किसको चेंज कर सकता हूँ मैं? थीटा को। तो भाई इसमें देखो अल्फा तो चेंज होगा नहीं, थीटा चेंज। अभी इसमें क्या था, क्यों मैंने चेंज किया? ऊपर वाले फार्मूले में थीटा और अल्फा दोनों में आ रहे थे। जरा ऊपर वाला फार्मूला देखो, ये देखो sin थीटा माइनस अल्फा और थीटा, मतलब मैं थीटा चेंज करूंगा दोनों में चेंज दिख रहा था, दो टर्म में। यहाँ क्या सिंगल टर्म में चेंज दिख रहे हैं? भाई थीटा चेंज करूंगा, इसलिए बोलेगा भाड़ में जाओ, मुझसे क्या मतलब, इसमें चेंज दिखेगा तुम्हें? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अरे ये भेजा ना। हाँ, तो R जो लिखा गया, क्या वो लिखा मैंने? सॉरी, फॉर R मैक्सिमम मैं U चेंज नहीं कर सकता, अल्फा चेंज नहीं कर सकता, G चेंज नहीं कर सकता, खाली ये थीटा चेंज कर दूंगा। तो अगर मैंने थीटा चेंज किया तो क्या ये बन गया sin 2 थीटा माइनस अल्फा हैज टू बी प्लस 1। सही है ना? कोई दिक्कत? तुम लोग थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी हो। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो अगर मुझे मैक्स करना है तो थीटा ही चेंज करना होगा, तो ये पूरी वैल्यू प्लस 1 कर देनी पड़ेगी। हे भगवान, sin 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू sin 90 को मैं पाई बाई 2 लिख देता हूँ। ठीक, क्या यहाँ से आ गया 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। मतलब मेरा जो ये थीटा, इस केस में ये थीटा है, ये थीटा, इस थीटा को अगर मैंने
पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 एंगल पे फेंकूंगा तो रेंज कितना मिल जाएगा मुझे? मैक्सिमम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? याद है कैसे करना है ना अभी? याद करो, मैं ऑब्लिक में बताया था कि थीटा 45 करोगे रेंज मैक्सिमम मिलता है। इसमें 45 पे ही कुछ और है भाई, 45 पे मैक्सिमम रेंज मिलती है जब ऐसे होता है। अब अगर मैं इसी को उठा दिया इतने पे, तो जितना उठाऊंगा उतना और थीटा जोड़ना पड़ेगा ना मुझे, तो 45 प्लस हाफ ऑफ दैट। समझा क्या? अच्छा, ये तो थीटा हो गया। दो सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है नीट में भी और जेई में भी, कि किस मैक्सिमम एंगल पे फेंकना चाहिए, या एट व्हाट एंगल वी शुड थ्रो अ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन टू गेट द मैक्सिमम रेंज। कितना होगा ये? प्रोवाइडेड ये थीटा कहां से लिया गया है, ये याद रखना, ये लाइन से थीटा है। अगर ये थीटा यहां से दिया होता तो माइनस अल्फा बाई 2 देता उसमें। भाई अगर थीटा वहां से दिया होता तो यहाँ तो थीटा माइनस अल्फा तो आता ही नहीं ना। समझ में आया क्या? तो वो सोचो अगर ये खाली 2 थीटा अकेले रह जाता तो ये तो 45 डिग्री आता ना, अकेले 45, तब तो वही पुराना केस बन जाता। अल्फा बीटा भी ऐसा याद रखना। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहां से है? वो हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, और आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो इस फार्मूले में अगर मैं आर मैक्सिमम लिखूं तो u स्क्वायर बाई g cos स्क्वायर अल्फा sin 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू तो 1 होगी। क्या ये 1 माइनस sin अल्फा? समझ में आया क्या? इस पूरे इंक्लाइन में मैं फिर बोल रहा हूं, क्या रेंज का फार्मूला याद रखना चाहिए? नहीं, रेंज के फार्मूले के लिए क्या याद रखना है कि अलोंग द इंक्लाइन जाना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना है। क्या तुम्हें मैक्सिमम रेंज का फार्मूला याद रखना चाहिए? यस, इससे सवाल आसान हो जाएगा। थीटा कितना? पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और रेंज मैक्सिमम कितना? u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin अल्फा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? नोट करो तो। क्या डाउन द इंक्लाइन में तुम्हें बोलूं तुम घर से ट्राई करके आओगे क्या? जैसे आप था वैसे डाउन भी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ आंसर में क्या चेंज आएगा। जब डाउन लिखोगे तो u का एक कंपोनेंट जो अलोंग हॉरिजॉन्टल है उसमें u और a एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वहां प्लस ले लेना। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। रेंज मैक्सिमम बदल जाएगी, जैसे यहाँ पे माइनस है तो उसमें प्लस में आएगा। ट्राई करना, मैं हिंट दे दिया। नहीं आएगा तो पूछना। मैं प्रोजेक्टाइल खत्म कर चुका हूँ। अगले लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन चालू करेंगे, या अगर चाहिए तो एक लेक्चर जो 64 to 100 क्वेश्चन दिया है उसके डाउट डिस्कशन हो जाएंगे। पहले टाइम बचेगा तो रिलेटिव चालू करेंगे। ठीक है, चलो बाय।